हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमल सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है जंतुओं में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। इस जनन की प्रक्रिया में कल मैंने आप लोगों को जीवों के जनन के बारे में बता रहा था, मैं उसी को मैं आगे आज बढ़ा रहा हूँ। उससे पहले कल हम लोगों ने जो पढ़ा है, इसमें जीवों में जो जनन अंग पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने नर जनन अंग, मादा जनन अंग, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये सभी जो चीजें आती हैं उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बात आती है निषेचन की। निषेचन क्रिया जो होती है, इसमें नर व मादा युग्मक दोनों समान रूप से भाग लेंगे, भाग लेकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन यानी कि नर और मादा युग्मक, नर युग्मक के शुक्राणु, नर युग्मक में क्या होता है, नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, ये दोनों भाग लेकर के और युग्मनज बनाते हैं। ये क्रिया निषेचन कहलाती है, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के उपरांत ये दोनों युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये स्टूडेंट्स, निषेचन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जो मादा के शरीर के अंदर होता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाला जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, भैंस, ये सभी जो होते हैं, इनमें सब में जो पाए जाने वाला जो निषेचन होगा वो होगा आंतरिक निषेचन, यानी कि माता के गर्भाशय वाले भाग में ही ये निषेचन की क्रिया कंप्लीट की जाती है। मैथुन क्रिया होती है। मैथुन क्रिया योनि वाले मार्ग से होने के उपरांत माता के गर्भाशय में ये रोपित होता है, और रोपित होने के उपरांत ये एक भ्रूण का परिवर्तन होता है, और भ्रूण का परिवर्तन होने के बाद में एक जन्म होना। उनके बाद में एक जो बात आती है वो आती है आंतरिक निषेचन। तो ये हो गया जो निषेचन माता के शरीर के अंतर्गत होता है। बाह्य निषेचन वो निषेचन होता है जो माता के शरीर के बाहर होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन होने की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो खास करके जलीय जीवों में, जलीय प्राणियों में पाई जाती है। बात आती है परकनली शिशु की। परकनली शिशु एक ऐसी अवधारणा मानी जाती है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक मिथ्या अवधारणा कहते हैं कि परकनली में शिशु का जन्म होना, ये गलत है। परकनली शिशु उन महिलाओं के लिए कारगर होती है जिनकी अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, यानी कि अंडवाहिनियां जिनकी अवरुद्ध हो जाती हैं। फैलोपियन जो ट्यूब होती है ये मुख्य रूप से अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात जैसे माता का ये गर्भाशय वाला भाग है, इस गर्भाशय वाले भाग से ये अंडे बनने वाला स्थान हो गया। ये जो नलिका गई है यहां से, ये नलिकाएं कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, ब्लॉकेज में आ जाती हैं, यानी अवरुद्ध हो जाती हैं। और ये जब अवरुद्ध होती है तो अवरुद्ध होने के बाद में गर्भाशय के अंतर्गत जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाते, यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, यहाँ से भी अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं तो इनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है बाहर पर्णनली के अंतर्गत। इनमें क्या किया जाता है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, इसमें परकनली जो शिशु है, माना ये परकनली है, इस परकनली में बाह्य रूप से
बाह्य रूप से अंडाणु और बाह्य रूप से शुक्राणु, ये दोनों लेकर के इनके मध्य में निषेचन कराया जाता है। दोनों में निषेचन होता है और ये निषेचन कहाँ होता है? परगनली के अंदर होता है। ताजा शुक्राणु लेकर के और अंडाणु लेकर के इस परगनली में इनको समाहित किया जाता है, फर्टिलाइजेशन किया जाता है परगनली के अंतर्गत। परगनली में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो होने के उपरांत है ना, इनमें से युग्मनज के निर्माण के लिए इन फर्टिलाइजेशन युग्मकों को 1 सप्ताह तक, लगभग 1 सप्ताह तक इस परगनली के अंतर्गत रखा जाता है। और 1 सप्ताह में रखने के बाद में 1 सप्ताह तक ये क्या है, यदि इसमें युग्मनज का निर्माण हो गया तो युग्मनज के निर्माण होने के बाद इसके भ्रूण को, इससे जो युग्मनज बना है, इस युग्मनज को मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो यहां पर रोपण करने के उपरांत क्या होगा कि ये भ्रूण जो होगा ये माता के गर्भाशय में रोपित हो जाता है और लंबे समय बाद यहाँ पर एक भ्रूण का जन्म होना ही ये प्रक्रिया होती है परगनली शिशु की। तो परगनली शिशु में जो ये बनाया हुआ, अब ऐसा नहीं है कि इसमें शिशु का निर्माण परगनली से हुआ है। ये क्या है? एक तरीके की मिथ्या अवधारणा है, हम लोगों की गलत सोच है, मिथ्या अवधारणा है। ऐसा नहीं होता। केवल इस परगनली के अंतर्गत शुक्राणु और अंडाणुओं का फर्टिलाइजेशन किया जाता है, निषेचन किया जाता है और निषेचन कराने के उपरांत लगभग इनको 1 सप्ताह तक इस परगनली के अंतर्गत रखते हैं। जब युग्मनज का पूर्ण निर्माण हो जाता है तो उसको माता के गर्भाशय के अंतर्गत रोपित कर दिया जाता है। ये कंडीशंस होती हैं माता गर्भाशय के अंतर्गत युग्मनज के निर्माण की या भ्रूण परिवर्धन की। ये प्रक्रिया होती है परगनली शिशु की या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF प्रणाली, यानी कि परगनली में निषेचन की क्रिया को कराना और युग्मनज का निर्माण करना, युग्मनज का निर्माण करना। इसमें इनके बाद में ये तो हो गई आंतरिक निषेचन और परगनली शिशु की। इसके बाद में अगला आता है मेढक के अंतर्गत जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है। तो इसमें क्या होता है, खास करके बसंत ऋतु या वर्षा काल के समय में नर और मादा मेढक जो होते हैं, ये नर और मादा मेढक एक साथ पानी में आते हैं और एक साथ पानी में आने के उपरांत है ना, मादा जो मेढक होती है जैसे माना ये एक तालाब है, यहाँ इसमें जल भरा हुआ है। इस भरे हुए जल में नर प्लस मादा, यानी कि नर और मादा ये दोनों मेढक एक साथ जल में आते हैं। खास करके कब? या तो बसंत ऋतु में या वर्षा काल में समय होता है इनका, या तो बसंत ऋतु या वर्षा काल। इसमें नर और मादा मेढक दोनों साथ आते हैं। मादा मेढक जो होती है ये इसके अंतर्गत ऐसे छोटे 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 ऐसे एक साथ सैकड़ों अंडे देती है, सैकड़ों अंडे देती है। मादा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देती है और ये सैकड़ों अंडे देने के बाद में ये अंडे जो होते हैं ये मुर्गी के अंडे की तरह कवच से ढके नहीं होते, यानी कि इन अंडों के ऊपर कवच नहीं होता, कवच नहीं होता। ये सैकड़ों अंडे जो होते हैं ये बहुत ही नाजुक और कोमल होते हैं। कैसे होते हैं? कोमल या नाजुक होते हैं। सैकड़ों अंडे कोमल या नाजुक होते हैं और इनके ऊपर जेली, यानी एक लसलसा चिपचिपा जो पदार्थ होता है, तरल जेली होती है। वो जेली जो होती है ना, उनका एक ऊपर इस पर क्या होता है, जेली की परत अंडों को एक साथ रखती है। इस पर क्या होता है, जेली की परत पाई जाती है। तो ये जेली की जो परत होती है ये परत इन अंडों के साथ में एक साथ होती है। अब क्या होता है, इसमें जो नर युग्मक होता है इसके द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं। ये शुक्राणु जल में तैरते हैं और तैरने के बाद में ये किसके संपर्क में आते हैं,
इनके अंडाणुओं के साथ में, इन अंडों के संपर्क में आ जाते हैं तैर करके। तो इनमें से कुछ शुक्राणु, कुछ अंडे जीवों द्वारा, जलीय जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं। कुछ ऐसे अंडे होते हैं जिनके साथ में शुक्राणु का क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के साथ साथ इनकी प्रक्रिया फिर कायांतरण में बदल जाती है, अंडों को एक साथ रखने पर, और प्यूपा के रूप में इनका परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसमें मेढक में अंतर टेडपोल बनता है। टेडपोल बनने के बाद उससे प्यूपा और लार्वा के साथ में फिर मेढक का जन्म होता है। ये जो क्रिया होती है ये कहाँ हो रही है, अब ये मादा के अंदर नहीं हो रही है, ये क्रिया क्या है, बाह्य निषेचन है। कैसा है, बाह्य निषेचन, यानी वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है। तो वो निषेचन कैसा चलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। ये बाहर हो रहा है तो ये बाह्य निषेचन हो गया। मादा के शरीर के अंदर होने वाला जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन में हम लोगों ने देखा, जैसे मादा के गर्भाशय के अंतर्गत हम देख सकते हैं गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, इन सब में जो होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। जबकि बाह्य निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, जलीय जीवों में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ये बाह्य निषेचन होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसमें जो मैंने अब तक जो बताया आप लोगों को इस चैप्टर में, वो मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जंतुओं में जनन के लिए कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती हैं, जंतुओं का जनन होता क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को सक्रिय करने के लिए इसमें कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। इनमें हम लोगों ने देखा कि जंतुओं के जनन की प्रक्रिया के लिए कि लैंगिक जनन के अंतर्गत नर और मादा युग्मक दोनों समान रूप से भाग लेते हैं, वो हमने पढ़ा। अगला पोर्शन जब हम पढ़ेंगे वो अलैंगिक जनन का पढ़ेंगे, इसी में अलैंगिक जनन आएगा, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमारे द्वारा जितनी भी जो लैंगिक जनन में जैसे नर और मादा युग्मक उनमें जनन, लैंगिक जनन अंगों में मादा जनन अंगों के नामकरण क्या है, मादा जनन अंगों में जैसे और नर जनन अंगों में कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया। आज का जो टॉपिक जो था अपना, उस टॉपिक में मैंने ये बताया कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन होता क्या है, आईवीएफ प्रणाली क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी परफनरी शिशु, इसके बारे में लोगों की क्या धारणा है, उनसे आज हम लोगों ने जाना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन जो होता है परफनरी शिशु के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने आज ये देखा कि परफनरी में शिशु या भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। उसके बाद में आंतरिक निषेचन के बाद में हम लोगों ने बाह्य निषेचन के बारे में अध्ययन किया। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंतर्गत होने वाला निषेचन होता है, बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होने वाला निषेचन होता है। इस निषेचन के दौरान उसमें फिर होता है, इनके बाद में हम लोगों ने बाह्य निषेचन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ से आगे का जो हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में वो पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्तन, यानी मादा के गर्भाशय के अंतर्गत भ्रूण का जो परिवर्तन होता है, विकास होता है, वो किस तरीके से होता है। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।